हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारतीय नृत्य विधाओं के बारे में। नृत्य विधा या यूँ कहें कि डांस फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो भारत में चूँकि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरियों पे संस्कृतियाँ बदल जाती है और संस्कृतियों के साथ इसके नृत्य संगीत भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कितने प्रकार के नृत्य हैं, ठीक है, उनकी गुण या विशेषताएं क्या क्या है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़े नृत्य के बारे में चर्चा कर लें कि नृत्य होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि नाट्य, नृत्य, नाटक या एक्टिंग और संगीत जिसको सॉन्ग्स कहते हैं, तो इन सभी को मिला के नाट्य बनता है, जो वर्तमान में आजकल हम मूवी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इन सभी का मिश्रण ही नाट्य कहलाता है। नाट्य बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता पड़ी। तो प्राचीन काल में ऋग्वेद से पथ्य अर्थात शब्द लिए गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त यजुर्वेद से भंगिमाएँ ली गई। ठीक है, भंगिमाएँ अर्थात अभिनय या जिन्हें एक्टिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिंग की जो विशेषता है वह हमें यजुर्वेद से प्राप्त हुई। सामवेद से हमें गीत, जिसे संगीत भी कहा जाता है, ठीक है, तो सॉन्ग्स जो है हमें सामवेद से प्राप्त हुए। अथर्ववेद से रस अर्थात चेहरे के जो भाव हैं, जैसे आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चेहरे पे नृत्य करते हुए एक भाव उभारा जाता है, तो ये इस प्रकार के जो भाव हैं वो अथर्ववेद से प्राप्त हुए। तो इन सभी को मिलाकर ही एक प्रकार से एक अन्य वेद बना, जिसे नाट्य वेद का नाम दिया गया। ठीक है, तो इन सभी से अलग अलग चीज़ों को एक जगह पे संगठित किया करके उसे नाट्य वेद का नाम दिया गया। भीमबेटका में हम देखें तो प्राचीन काल में भीमबेटका प्राचीनकालीन एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सामुदायिक नृत्य की से संबंधित नक्काशियाँ अर्थात जो दीवारों पे चित्रकारी की जाती है वो प्राप्त होती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक प्राचीन गुफा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की भी हमें काशी की नृत्यमयी बाला की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि नृत्य मुद्रा में है। ठीक है, और सबसे पहले हम चर्चा करें जो नृत्य की चर्चा हमें प्राप्त हुई, तो वह है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में, जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के समय में इसको रचित माना जाता है। इसमें नृत्य को पूर्ण कला कहा गया है। पूर्ण कला क्यों? क्योंकि इसमें संगीत भी है, शिल्प कला भी है, काव्य भी है और नाटक भी है। काव्य, ठीक है, शब्दों का खेल है, संगीत है, शिल्प कला है अर्थात उसमें नए नए चीज़ों को दर्शाया जाता है, और नाटक है कि इस प्रकार से कि अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। नृत्य के स्वरूप देखते हैं अब। नृत्य के स्वरूप में लास्य, यह नारी सुलभ विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्रांकन किया गया है, तो यहाँ पे ये नारी का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है ये लास्य है। ठीक है, इसमें कोमल भावों को दर्शाया जाता है। और तांडव नर अभिमुखता का प्रतीक है, तांडव में रौद्र रूप को दर्शाया जाता है। नंद के स्वर के अभिनव दर्पण के अनुसार ये हम अगर चर्चा करें तो नृत्य जो होता है लयबद्ध रूप से किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, जो कि अभिव्यक्ति या मनोदशा का समावेश नहीं होता नृत्य। ठीक है, नृत्य शब्द जो है इसमें लयबद्ध से नृत्य किया जाता है, परंतु इसमें अभिव्यक्ति नहीं होती, अर्थात चेहरे पे कोई भाव को दर्शाया नहीं जाता है, केवल नृत्य पे ही ध्यान दिया जाता है। नाट्य जो होता है इसमें नाटकीय निरूपण होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्रों में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ भाव भंगिमाओं के द्वारा कुछ दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नाट्य है। और नृत्य जो है नर्तन के माध्यम से वर्णित, जैसे नृत्य के माध्यम से ही, जैसे यहाँ पे ये जो चित्र हैं मुख्य रूप से ये नृत्य के माध्यम से ही अपने भावों को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नृत्य का सही उदाहरण यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट अब देखते हैं रस। तो विभिन्न प्रकार के रस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के रस हैं। प्रेम रस, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ मैं। तो प्रेम रस जो है ये श्रृंगार रस जो है प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, ये जो प्रतिकृति यहाँ पे श्रृंगार को दर्शा रहा है। हास्य रस जो है उसका भाव है हास्य, वो हंसी मजाक को यहाँ पे दर्शाता है, ये है। इसके अलावा क्रोध, ठीक है, रौद्र रस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रौद्र रस की प्रतिकृति यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, दुखांत या जिसे करुण रस भी कहा जाता है, तो ये दुखांत घटना को दर्शाता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, घृणा
या विभत्स रस जिसे कहते हैं, इसका मूल भाव घृणा होता है। तो ये यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, घृणा को दर्शा रहा है। इसके अलावा भयानक रस जो होता है संत्रास को दर्शाता है, अर्थात किसी चीज़ से आप भयभीत हो गए हैं, तो इस प्रकार से ये चीज़ों को दर्शाता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके चेहरे के भावों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो रस हैं उनके जो भाव हैं वो चेहरे पे उकेरने के यहाँ पे दिखाया गया चित्र के माध्यम से। सूरता, वीर रस के माध्यम से सूरता के भाव को दिखाया जाता है। ये यहाँ पे सूरता का भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है आश्चर्य, अद्भुत रस जो होता है आश्चर्य को दर्शाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आश्चर्य, किसी भी चीज को देखने पे आश्चर्य, इसको आश्चर्य की प्राप्ति हो रही है। और शांत रस जो है शांति भाव को दर्शाता है, तो ये शांत मनोचित्त को यहाँ पे दर्शाता है। तो ये नृत्य में अपने भाव भंगिमाओं के रूप में उभारे जाने वाले विभिन्न रस और उनके भाव हैं। अब देखते हैं एक एक नृत्य के बारे में चर्चा करें। तो पहला है भरतनाट्यम, ठीक है। यहाँ पे भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्राएं दर्शाई गई है। तो भरतनाट्यम का हमें सबसे पहले अगर चर्चा करें कि भरतनाट्यम को भरतनाट्यम ही क्यों कहा जाता है, तो भरत मुनि के जो नाट्यम या भरत मुनि और जो उनके नाट्य शास्त्र था, ठीक है, उनके जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, तो वहाँ से नाट्यम शब्द लेकर भरतनाट्यम यहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है, इस शब्द का। परंतु अगर उत्पत्ति देखें, ये जो नृत्य है कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो तमिलनाडु के जो मंदिर में नर्तकियाँ थी, ठीक है, देवदासियाँ जिन्हें कहा जाता था। पहले देवदासी प्रथाएं चलती थी कि भगवान के लिए किसी भी स्त्री को वहाँ पे भगवान की दासी मानकर मंदिर में ही उन्हीं के रहने का प्रबंध कर दिया जाता था। और उन्हीं के द्वारा जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता था, तो वो नृत्य धीरे धीरे आगे चलकर भरतनाट्यम में परिणित हो गया, ठीक है। अन्य नाम इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जो देवदासियां थी अर्थात भगवान की जो सेवा में रहने वाली दासियां थी, उन्हीं के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता था। इसका पुनर्जीवन स्वतंत्रता सेनानी ई कृष्ण अय्यर जी के द्वारा यहाँ पे इसका पुनर्जीवित किया गया। पहले यह प्रथा काफ़ी प्रचलन में थी, पर धीरे धीरे देवदासी प्रथा का अंत होना शुरू हुआ, ठीक है। कानूनन इसको अवैध घोषित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप जो भरतनाट्यम की जो नृत्य कला थी धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे आ गई थी, परंतु इसको पुनर्जीवित करने का कार्य जो स्वतंत्रता सेनानी है ई कृष्ण अय्यर जी के द्वारा किया गया, ठीक है। एकल महिला अगर देखें तो पहले तो एकल महिलाओं के द्वारा ही इसकी प्रस्तुति की जाती थी, क्योंकि मूल रूप से यह देवदासी प्रथा थी, अर्थात स्त्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती थी। परंतु धीरे धीरे वर्तमान समय में देखें तो पुरुष भी इसमें शामिल होते गए, और धीरे धीरे तो यह एक प्रथा बन गई कि कलाकार अलग अलग कलाओं का इसमें निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। वैश्विक तौर पे अगर इसमें देखें तो इसको जो प्रमुख स्थान दिलाया रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने, ठीक है। इन्होंने वैश्विक स्तर पे भरतनाट्यम को पहचान दिलाई। इसमें तंजौर चतुष्टकों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, जिसमें 4 शिक्षक हैं, जिनमें चिनिया, पोनिया, वादिवेली, शिवनंदम, ठीक है। तो ये विभिन्न जो शिक्षक हुए, इन्हें ही तंजावुर के 4 शिक्षक या तंजौर चतुष्क कहा जाता है। तो भरतनाट्यम के अवयव को इन्होंने ही परिभाषित किया और विभिन्न प्रकार की भरतनाट्यम के विभिन्न प्रकार के भावों को इन्होंने उभारने का प्रयास किया। अब इसमें देखते हैं विभिन्न भाग, ठीक है। तो इन्होंने जो अवयव को परिभाषित किया तंजौर चतुष्टक ने, तो ये अल्लारिपु ये प्राथमिक होता है, ठीक है, शुरुआत आह्वानकारी भाग होता है, उसके बाद ईश्वर के आशीर्वाद हेतु भाग होता है, ठीक है। जाति स्वरम में नृत्य का घटक होता है और अभिव्यक्ति रहित रहती है, ठीक है। नृत्य अर्थात ये भावना रहित नृत्य होता है, जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की थी। इसमें भावनाओं को नहीं दर्शाया जाता कि नृत्य पे ही ध्यान दिया जाता है। अभिव्यक्ति रहित होता है जाति स्वरम, ठीक है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये तंजौर चतुष्क हुए जो शिक्षक, उनके द्वारा अवयव बताए गए, ठीक है। भरतनाट्यम की ये विभिन्न प्रकार के अवयव हैं, जिसमें अल्लारिपु है। अल्लारिपु आह्वानकारी भाग होता है, जो नृत्य का प्रारंभिक भाग होता है, ठीक है, ईश्वर के आशीर्वाद हेतु। फिर उसके बाद आता है जाति स्वरम, जिसमें नृत्य घटक होता है, अर्थात नृत्य पे ध्यान दिया जाता है और भाव भंगिमाओं का जो अभिव्यक्ति है वो नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है शब्दम, ठीक है। शब्दम में गीत में अभिनय को अभिव्यक्त शब्दों के साथ समाविष्ट करने वाला नाटकीय तत्व होता है, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे अभिनय आने लगता है। अब चेहरों पे भाव का प्रकटन करना शुरू किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है वर्णम,
जिसमें नृत्य घटक होता है, नृत्य किया जाता है भाव भंगिमाओं के साथ में, भावना का संयोजन किया जाता है, ठीक है, यही इसका महत्वपूर्ण भाग है। वर्णम जो है इसमें ही नृत्य महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। पदम, इसमें कलाकारों द्वारा आध्यात्मिक संदेश दिया जाता है, ठीक है, नृत्य करने के पश्चात या बीच में ही कहें कि एक प्रकार का सामाजिक संदेश भी दिया जाता है, वो भी अपने अभिव्यक्ति और भावनात्मक नृत्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वदम, ठीक है, तो इसमें कलाकार के द्वारा संदेश दिया जाता है, हमने देखा अभी। आगे होता है इसका भाग जावली। अब धीरे धीरे नृत्य की गति बढ़ते जाती है और नृत्य एक उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है, ठीक है, तीव्र गति के साथ प्रस्तुति की जाती है। फिर उसके पश्चात जावली के पश्चात होता है थिल्लन, यह जो नृत्य का समापन भाग होता है, ठीक है, इसमें लगभग नृत्य समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। अब हम देखते हैं भरतनाट्यम। तो ये भरतनाट्यम जो है, ये शब्द अगर देखें तो अग्नि नृत्य कहलाता है भरतनाट्यम, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं हैं, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है कि एक प्रकार से मुद्राएं जो है लहराती आग की लपटों के जैसे, जैसे इसमें तेज गति से अभी जो हमने यहाँ पे जैसे चर्चा की अभी जावली, ठीक है, तो तीव्र गति से जैसे प्रस्तुति की जाती है तो एक प्रकार का ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। जैसे जिस प्रकार से अगर मान लीजिए आग जो होती है एक छोटे से रूप में प्रारंभ होती है परंतु धीरे धीरे कैसे बढ़ते जाती है, तो इसलिए भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें तांडव और लास्य का संयोजन होता है, ठीक है, तांडव हमने चर्चा किया था जो रौद्र रूप को दर्शाता है, इसके अलावा लास्य जो होता है यह कोमलता को दर्शाता है, तो इन दोनों का संयोजन भी होता है इसमें। कटका मुख हस्त्र मुद्रा होती है जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम बनाया जाता है, ठीक है, तो ये मुद्राएं भरतनाट्यम में प्रयोग की जाती है। घुटने अधिकांश मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे विभिन्न चित्रों में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक घुटना मुड़ा हुआ, ये विभिन्न प्रकार के जो इसकी मुद्रा है, वहाँ पे अधिकांश जगहों पे देखेंगे तो मुड़े हुए घुटने ही पाए जाते हैं, ठीक है। एक चर्य लास्यम शैली होती है, अर्थात एक ही जो नर्तक है अलग अलग भूमिका निभाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी नृत्य में अलग भूमिका निभा रही है, कभी अलग भूमिका निभा रही है, तो ये विभिन्न प्रकार की भूमिका एक साथ निभाने की भी कला है। इसमें अगर प्रमुख कलाकार देखें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, लक्ष्मी विश्वनाथम, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रमुख इसके कलाकार हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट नृत्य जो है कुचिपुड़ी, ठीक है, एक कुचिपुड़ी के कुछ हस्त मुद्राएं दिखाई गई है यहाँ पे चित्र में। तो कुचिपुड़ी का नामकरण आंध्र प्रदेश के गांव कुशेलवापुरी से पड़ा, ठीक है, जिसे कुचेलापुरम भी कहा जाता है, तो यहीं से इसकी यहाँ पे इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो धीरे धीरे इसको कुचिपुड़ी कहा जाने लगा। इसका श्रेय जाता है सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, जो कि 17वीं सदी के प्रमुख रचनाकार थे। तो इन्होंने एक नाटक लिखा भामाकल्पम, ठीक है, तो इसी के ऊपर एक जो कुचिपुड़ी नृत्य है अधिकतर इसी से प्रारंभ होता में प्रतीत होता है। और धीरे धीरे वैष्णववाद का जैसे अभ्युदय हुआ, ठीक है, जैसे वैष्णववाद अपने चरम पे पहुंची, वैष्णवपंथी अपने चरम पे पहुंची और पुरुष ब्राह्मणों का इस पे अधिकार हो गया कुचिपुड़ी पे, ठीक है, और इसमें विषय भी आ गया भागवत पुराण और भागवत पुराण के विषय के ऊपर नृत्य किया जाता था, तो इसलिए इस नर्तक को भागवत थालू भी कहा जाता था, ठीक है। अब धीरे धीरे कुचिपुड़ी भी अपने अंतिम दौर में आना शुरू हुआ, परंतु इसे पुनर्जीवित करने का काम किया बाला सरस्वती और रागिनी देवी जी ने, ठीक है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी ने 20वीं सदी के आरंभ में एकल गायन और महिला भागीदारी को कुचिपुड़ी नृत्य में प्रारंभ किया। पहले यह जो एकल गायन और महिला भागीदारी, महिलाओं का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पुरुष ब्राह्मणों का अधिकार होना शुरू हुआ तो महिलाएं इस नृत्य में आनी बंद हो गई, ठीक है। तो ये आगे चल के लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी के समय में यह 20वीं सदी में शुरू हुआ महिलाओं का आगमन। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें पैरों की मुद्राएं बड़ी कठिन होती है, ठीक है, सामूहिक रूप से प्रस्तुति की जाती है और प्रस्तुति जो है भागवत पुराण पर आधारित अधिकतर होती है, ठीक है, परंतु अगर केंद्रीय भाव देखें तो पंथ निरपेक्ष होता है, अर्थात इसमें धर्म पंथ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। श्रृंगार रस का प्रमुख होता है, जैसे हाथों की मुद्राओं में ही आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे विभिन्न ऐसे श्रृंगार मुद्राओं को दिखाया गया है। प्रमुख चरित्र देखें तो इसमें दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ मंच पर प्रवेश किया जाता है। ये दारू क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार से लोगों को अभिवादन करते हुए यहाँ पे प्रस्तुति शुरू की जाती है, तो ये मुख्य प्रस्तुतिकरण का भाग होता है, ठीक है, जिसमें तीनों घटक होते हैं, नृत्य भी होता है,
ठीक है। नृत्य, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि भंगिमाएं रहित नृत्य, जिसमें नृत्य ही किया जाता है, भाव भंगिमाओं पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। नृत्य भी होता है जिसमें भाव भंगिमाएं भी दिया जाता है, और नाट्य में विभिन्न प्रकार के हमारे कहना चाहिए एक्टिंग भी शामिल होती है। इसके प्रदर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 कथ या पताक्षर, जो कि नृत्य का भाग होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे अब प्रस्तुति के अलग अलग भाग दर्शाए जा रहे हैं, जिसमें 16 कथ या पताक्षर जो कि नृत्य का या पूर्व भाग होता है नृत्य का, ठीक है। काउत्वम उसे कहा जाता है जो कि नृत्य का भाग होता है, अर्थात जैसे ही नृत्य प्रारंभ होता है फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। और नृत्य का तात्पर्य कि बिना भाव भंगिमाओं से, लेकिन नृत्य जो होता है, ठीक है, नृत्य और नृत्य ये अलग अलग शब्द हैं। तो नृत्य जो होता है इसमें धीरे धीरे भाव भंगिमाओं का योगदान बढ़ते जाता है, जिसे काउत्वम कहा जाता है। इसमें जो नर्तक है स्वयं गायक भी हो सकता है, स्वयं गा के ही स्वयं अपने नृत्य करता है। लास्य तांडव दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, हमने चर्चा की इससे पहले लास्य और तांडव की। समूह प्रदर्शन के साथ किया जाता है, ठीक है, समूह के साथ प्रदर्शन किया जाता है, और एकल तत्व भी कभी कभी किया जाता है। मांडुक शब्दम, ठीक है, इसमें एक मेंढक की कहानी के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तरंगम कहा जाता है नर्तक द्वारा पीतल की तस्तरी के किनारे पर, जैसे एक तस्तरी हो गई, ठीक है, तस्तरी पे यहाँ पे एक नर्तक अपने दोनों पैरों को रखकर उस पर नृत्य करता है, और सिर पर जल या जिसमें पात्र या दिए होते हैं, ठीक है, तो उसको संतुलित करते हुए इसकी प्रस्तुति दी जाती है। जल चित्र नृत्यम, इसमें नृत्य करते हुए पैर की अंगूठी से सतह पर चित्र बनाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते ही आप बड़े से क्षेत्र में जहाँ भी आप नृत्य करते हुए गति करते हैं, वहाँ पे आप अपने पैरों की अंगूठी के द्वारा रंगोली से एक चित्र का निर्माण करते हैं, तो ये जल चित्र नृत्यम कहलाता है, ठीक है। तरंगम और जल चित्र नृत्यम दो प्रकार हैं इसके। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी चलती है इसमें, ठीक है, और वायलिन और मृदंग इसमें उपयोग किया जाता है, और गायन तेलुगु में होता है। प्रमुख कलाकार देखें इसमें तो राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान, तो ये इसके विभिन्न प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं कथकली। तो कथकली की भी यहाँ पे हस्तमुद्राएं चित्र में दर्शाई गई है, ठीक है। यह केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में यह धीरे धीरे उपजी, जिसमें रामाट्टम तथा कृष्णाट्टम का विकास हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले तो केरल के मंदिर में रामाट्टम और कृष्णाट्टम नाम से इसको धीरे धीरे मतलब इसमें नृत्य किया जाता था, और इसकी विषय रामायण महाभारत की कहानियाँ हुआ करती थी। परंतु धीरे धीरे यह रामाट्टम और कृष्णाट्टम से ही कथकली की ओर गति करने लगी, और कथकली का उद्गम इन्हीं से हुआ है, ठीक है। इसमें कथकली का तात्पर्य है कथा या कहानी, और कली अर्थात नाटक, मतलब नाटक करते करते हुए कहानी कह देना, या नृत्य करते करते हुए कहानी कह देना, यही कथकली की प्रमुख विशेषता है। इसका पुनरुत्थान वी.एन. मेनन जो कि मलयाली कवि थे, इनके द्वारा किया गया, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें तो कथकली केवल पुरुषों के द्वारा वर्तमान में किया जाता है, और अवलंब का कम से कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। रंगों का भी महत्व है इसमें कथकली में। हरा रंग कुलीनता को दर्शाता है, देवत्व और सद्गुण को, ठीक है। नाक के बगल में अगर लाल धब्बा हो तो जिसे राजसी गौरव को दर्शाता है, अर्थात राजा महाराजा के मतलब उनसे संबंधित है, इस प्रकार से दर्शाता है। और काला रंग अगर है तो वह बुराई और दुष्टता को दर्शाता है। पीला रंग जो है संतों और महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और पूरा लाल अगर है, ठीक है, चेहरा पूरा लाल है तो वह बुराई का प्रतीक है। और अगर सफेद दाढ़ी है तो वह देवत्व प्राणी अर्थात देवताओं को दर्शाने का इसमें प्रयास किया जाता है। सफेद दाढ़ी में, ठीक है, देवता है। और नृत्य प्लस नाटक होता है, इसमें नृत्य भी होता है, और धीरे धीरे अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा नाटक को भी परिणित किया जाता है, ठीक है। अविभाज्य मिश्रण होता है इनका, अर्थात नाटक तो होगा ही होगा, इसके अलावा साथों साथ नृत्य भी होगा। इन सभी का एक प्रकार से मिश्रण इस प्रकार से होता है कि एक दूसरे चीजें, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। इसका विषय मुख्य रूप से महाकाव्य, पुराण, अच्छाई बुराई का संघर्ष, तो ये इन चीजों को इसमें कथकली में दर्शाया जाता है। इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहते हैं। पूर्व का गाथा गीत क्यों? अगर पूरे विश्व में देखें तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है पूर्वी भाग में है, और भारत में यह चूंकि कथकली काफी प्रचलन में, इसलिए इसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है, ठीक है।
भाषा मणिप्रवालम, जिसमें मलयालम प्लस संस्कृत का उपयोग किया जाता है इसमें कथकली के कहानी कहने में, ठीक है। आँखों और भौहों की लय, जैसे आँखों और भौहों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रसों को दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और इसके जो अगर स्टेज की बात करें तो हरे भरे पेड़ों के साथ जो मोटे कालीन से ढके खुले रंगमंच का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बड़े बड़े पेड़ों के पास में ही वहाँ पे एक खुला सा मोटा सा कालीन बिछाकर एक रंगमंच का निर्माण किया जाता है, उसी पे इसकी प्रस्तुति की जाती है। विभिन्न प्रकार के इसमें जो वाद्य यंत्र हैं, ढोल, छेंद, मड्डल, ठीक है, इसका मतलब इसका उपयोग किया जाता है। और कथकली चूंकि आकाश का प्रतीक है, इसे खुले रंगमंच में ही दर्शाया जाता है। प्रमुख अगर इसमें देखें, कथकली के प्रमुख कलाकार गुरु कुंचु कुरूप, ठीक है, गोपीनाथ कोट्टकल शिवरमन, रीता गांगुली, तो ये विभिन्न इसके कलाकार हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम, ये चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। मोहिनीअट्टम, मोहिनी का तात्पर्य सुंदर स्त्री और अट्टम का तात्पर्य नृत्य, अर्थात सुंदर स्त्री के द्वारा ही यहाँ पे नृत्य किया जाता है, यह मोहिनीअट्टम कहलाता है। आप यहाँ देख सकते हैं स्त्री सुंदर है काफी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मोहिनीअट्टम का तात्पर्य ये है कि सुंदर स्त्री के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। तो इसमें नृत्यांगना एकल नृत्य करती है, अकेले ही इस नृत्य की प्रस्तुति करती है। इसका संरक्षण त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल जी के द्वारा किया गया, ठीक है। परंतु इसका पुनरुत्थान मलयाली कवि वीएन मेनन और कल्याणी अम्मा जी के द्वारा किया गया। धीरे धीरे जब यह मोहिनीअट्टम नृत्य जब इस मोहिनीअट्टम नृत्य का अवसान हो रहा था तो इसका पुनरुत्थान मलयाली कवि वीएन मेनन और कल्याणी अम्मा जी के द्वारा किया गया, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें तो कथकली का जो उत्साह है, कथकली नृत्य में जो उत्साह दर्शाया जाता है और भरतनाट्यम का जो लालित्य और कोमलता है, वो दोनों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। और विष्णु के जो स्त्री रूप की कहानी है, आपने वेद पुराणों में पढ़ा होगा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों का उन्हें राक्षसों को से अमृत छीन के लाया गया। तो इस प्रकार से उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया जाता है, उसकी कहानी इस नृत्य में दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें लास्य या सौंदर्य का प्रभुत्व होता है, क्योंकि इस मोहिनीअट्टम में सुंदर स्त्री के द्वारा ही यहाँ पे नृत्य किया जाता है, तो सौंदर्य का तो महत्वपूर्ण स्थान है। श्वेत और श्वेताभ मुख्य रंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायु तत्व की भी अभिव्यक्ति होती है, अर्थात इसमें वायु तत्व प्रमुख होता है। यहाँ पे मूल रूप से अटाउकुल या अटाउस 40 मूल नृत्य गीतों का संग्रह है, ठीक है। तो इन्हीं की प्रस्तुति प्रमुख रूप से इसमें की जाती है। इसमें वाद्य यंत्र जो है मुख्य रूप से झांझ, वीणा, ढोल, बांसुरी, ये प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। और प्रमुख कलाकार देखें तो सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, कलामंडल छेमोती और जया प्रभा मेनन, तो ये विभिन्न इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य, ये आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है, ओडिसी नृत्य का। तो ये ओडिसी नृत्य उड़ीसा से ही प्रारंभ हुआ है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से इसकी हमें प्रारंभिक उदाहरण प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राचीन काल के। इसके संरक्षक जैन राजा खारवेल थे, जो कि उड़ीसा या कलिंग के शासक थे, ठीक है। इसमें महारी द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो चार्ल्स फेब्री और इंद्रानी रहमान ने 20वीं सदी में इसको प्रमुख स्थान दिलाया, ठीक। इसकी विशेषताएं देखें तो भावना व्यक्त करने में भरतनाट्यम के समान है, अर्थात अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा एक प्रकार से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। त्रिभंग मुद्रा अंतर्जात है। त्रिभंग मुद्रा क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस नर्तक को देख सकते हैं। त्रिभंग थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। सिर, पैर और हाथ, ये तीनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होती है, यही त्रिभंग मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ पे आप इस नर्तक को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभंग मुद्रा है। फैले हुए हाथों के साथ चौकासन पौरुषत्व को दर्शाता है, यहाँ पुरुषत्व जो है अपने फैले हुए हाथों के द्वारा दर्शा रहा है। और धड़ लय ताल के साथ गति करता है, ठीक है। जो हमारी कमर के ऊपर का भाग है, यहाँ पे धीरे धीरे उसको लय ताल के साथ गति कराया जाता है और हाथों की मुद्रा को प्रमुखता दी जाती है। हाथों के द्वारा ही पूरे नृत्य को दर्शाया जाता है। लालित्य कामुकता, सौंदर्य का अद्वितीय निरूपण है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार से अपने
कलात्मक भावों को दिखाने का प्रयास किया जाता है। और जो नृत्यांगनाएं शरीर से ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, ज्यामितीय पैटर्न अर्थात जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभंग मुद्रा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य मुद्राओं भी बनाई जाती है, इसलिए भी इस नृत्य के करने वाले कलाकार को सचल मूर्ति भी कहा जाता है, अर्थात चलने वाली मूर्ति, ठीक है। ओडिसी नृत्य के तत्व देखें तो मंगलाचरण जो होता है प्रारंभिक मतलब नृत्य का प्रारंभ होता है, जिसमें पृथ्वी माता के पुष्प अर्पण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बाटू नृत्य, जिसमें त्रिभंग और चौकासन अर्थात त्रिभंग स्त्री के द्वारा और चौकासन पुरुष के द्वारा यहाँ पे दिखाया जाता है। पल्लवी चेहरे का भाव और गीत प्रतिरूप चेहरे के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा थारीझम, ये समापन से पहले का शुद्ध नृत्य, अर्थात जैसे ही समाप्त होने वाला हो परंतु उससे पहले आप तेजी से नृत्य की गति करना शुरू करते हैं तो ये थारीझम कहलाता है। अब इसका समापन भी दो प्रकार से होता है। कैसे? पहला तो है मोक्ष, मुक्ति दर्शाने वाला आनंद, अर्थात इस प्रकार से अगर कहानी कही जा रही है और कहानी करते करते जो नर्तक है वह मोक्ष की प्राप्ति को दर्शाता है, तो यह एक प्रकार से ये समापन इस प्रकार से हुआ जिसमें पूर्ण लय ताल के साथ इसका समापन किया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है त्रिखंड मजूरा, जिसमें कलाकार द्वारा मंच से बाहर निकल के मतलब बाहर जाने की अनुमति लेता है कलाकार कि अब यह नृत्य समाप्त हो चुका है, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार से वह अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा इसको दर्शाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र जो है मंजीरा, पखावज, सितार और बांसुरी, इनका प्रयोग किया जाता है और इसमें जल तत्व की अभिव्यक्ति है, ठीक है। प्रमुख कलाकार देखें तो गुरु पंकज चरण दास हैं, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह जी, शेरान लॉवेन ये अमेरिका के हैं और मिर्ला बारवी अर्जेंटीना के हैं। तो ये वैश्विक स्तर पे काफ़ी ख्याति प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट नृत्य जो है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का उद्गम अगर देखें तो लाई हैरोबा के त्यौहार में, अर्थात मणिपुर में जो एक त्यौहार होता है लाई हैरोबा, तो वहाँ त्यौहार पे लोक नृत्य के तौर पे इसे प्रस्तुत किया जाता था, जो कि धीरे धीरे आगे चल के मणिपुरी नृत्य के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो प्रमुखतः इसको 15वीं सदी में वैष्णव पंथ का जब उद्भव हुआ और उसका जैसे जैसे आगमन होने के पश्चात उसका जैसे जैसे उद्भव के मतलब उसका जैसे वैष्णवपंथी धर्म ने जैसे जैसे प्रमुखता प्राप्त की, उसके साथ ही मणिपुरी नृत्य का उद्गम होना शुरू हुआ, ठीक है। इसको पुनर्जीवित 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने किया, ठीक है। पहले तो यह नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध था परंतु धीरे धीरे इसका अवसान होने लगा, परंतु फिर से इसको पुनर्जीवित किया मणिपुर के राजा भागचंद्र ने। और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन के माध्यम से इसको प्रसारित करने का कार्य किया, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें भक्ति भाव को दर्शाया जाता है, ठीक है, भक्ति पे बल दिया जाता है। इसमें वैष्णव पंथ को ज़्यादातर वैष्णववाद को ज़्यादा दर्शाने का प्रयास किया जाता है और हाथ के भाव पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। इसमें लास्य और तांडव भी शामिल होता है पर लास्य पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है, अर्थात कोमलता पे अधिक बल दिया जाता है। इसमें नागबद्ध मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शरीर के 8 बनाने के जैसे इस प्रकार से शरीर को इस प्रकार से मोड़ने का प्रयास किया जाता है कि शरीर एक प्रकार से 8 आकार में दिखाई दे। इसका विषय प्रमुख रूप से रासलीला रहा है, ठीक है, कृष्ण राधा की रासलीला, जो कि वैष्णव पंथ की द्वारा ही इसका ज़्यादा प्रसार भी किया गया। इसमें अगर वाद्य यंत्र देखें तो ढोल, पुंग, बांसुरी, खरताल, थांगता, ठीक है, ढोल, पुंग, बांसुरी, खरताल, ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है। और थांगता और संकीर्तन भी इससे प्रभावित है। थांगता मणिपुर की एक प्रकार से वहाँ के परंपरा है, ठीक है। तो ये और संकीर्तन अर्थात एक प्रकार से कीर्तन, भजन कीर्तन जो होता है, ये सारी चीज़ें इससे प्रभावित है इस नृत्य से। प्रमुख अगर कलाकार देंगे तो झावेरी बहन है, जिसमें नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, ठीक है। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह, तो ये विभिन्न जो हैं इस नृत्य के मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है कथक नृत्य, ठीक है। तो कथक जो है ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न हुआ है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और कथक का नाम कथिका या कथावाचक शब्द से निकला माना जाता है, ठीक है। इसका पुनरुत्थान लेडी लीला सोखे ने किया, ठीक है, लीला सोखे जी ने। और मुगल युग में इसकी 2 शाखाएं बन गई, ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, जिसमें कथक नृत्य के इनके एक प्रकार से कहें कि दरबारी नृत्य ही भी बन गया था। तो दरबारी नृत्य जो है एक भाग हो गया और दूसरा शास्त्रीय नृत्य, कथक का शास्त्रीय नृत्य का दूसरा भाग रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं देखते हैं।
तो घरानों का विभिन्न प्रकार से इसमें विकास हुआ, जिसमें लखनऊ का जो है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, लखनऊ घराने में अगर देखें तो नवाब वाजिद अली शाह, जिसमें अभिव्यक्ति लालित्य पे बल दिया गया, ठीक है, अभिव्यक्ति भावभंगिमाओं को दर्शाने का प्रयास और लालित्य अर्थात सौंदर्य पे इसमें बल दिया गया। जयपुर घराने में भानु जी ने इसको बढ़ाया और प्रवाह और गति पे और लंबे समयबद्ध पैटर्न पे बल दिया, ठीक है, अर्थात नृत्य की गति और प्रवाह को एकदम तीक्ष्ण बनाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा रायगढ़ घराना, जिसे राजा चक्रधर सिंह ने प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया, तो इसमें आघातपूर्ण संगीत पर बल दिया गया, अर्थात संगीत को ही ज़्यादा महत्व दिया गया यहाँ पे। बनारस घराने में देखें तो जानकी प्रसाद जी ने इसको आगे बढ़ाया, जिसमें फर्श का प्रयोग और समरूपता पर बल दिया गया, ठीक है, सभी नृत्य के सभी अंगों को समान रूप से करने पे इस पे बल दिया गया। इसमें जटिल जो होता है पद चालन होता है और चक्करों का प्रयोग, ठीक है, कथक में विभिन्न प्रकार के चक्कर गोल गोल घूमकर इसमें दर्शाया जाता है। अब कथक के घटक देखते हैं, तो आनंद का परिचयात्मक प्रस्तुति मंच पे प्रवेश, जैसे ही आप मंच पे प्रवेश करते हैं, ठीक है, कथक में, या जैसे ही नृत्य की प्रस्तुति, तो आप एक आनंद भाव से विभोरित होकर यहाँ पे इसकी प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। ठाट जो होता है अलग अलग प्रकार की हरकतें की जाती है, ठीक है, अपने हाव भाव को दर्शाने के लिए अपने चेहरों को मतलब चेहरों पे हरकतें या उसके भाव को लाने का प्रयास किया जाता है। तोड़े टुकड़े जो होते हैं तीव्र लय के साथ लघुवंश कर, मतलब इस प्रकार से धीरे धीरे जैसी संगीत आगे बढ़ने लगता है, नृत्य विधा आगे बढ़ने लगती है, तो एक प्रकार से तीव्र लय के साथ गति प्रारंभ होती है। और जुगलमुंदी जो होती है, इसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा, अर्थात जिस प्रकार से जितने गति से तबला बजते रहता है उसी गति से यहाँ पे नर्तक भी नृत्य करता है, ठीक है, ये कथक का विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषता है। पढ़ंत जटिल बोल का पाठ करके नृत्य के द्वारा उसका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे ही आपने कथक कभी अगर सुना हो तो उसमें तबला वादक के द्वारा तबला का वादन भी किया जाता है और एक प्रकार से अपने मुंह से एक स्वर निकाला जाता है, जैसे ता थई ता ता थई, इस प्रकार से एक शब्द निकाला जाता है और उसी के अनुसार जो नर्तक होता है नृत्य करता है, तो इसलिए दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने का कार्य इसमें काफ़ी जटिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तराना, तो यह समाप और पूर्व का शुद्ध लय है, जिसमें तेजी से एकदम गति करते हुए नृत्य किया जाता है। और क्रमालय जो होता है इसका समापनकारी अंश होता है, अर्थात अब नृत्य समाप्त होने के बेला में होती है। गद भाव जो होता है बिना संगीत के नृत्य, अर्थात जहाँ पे संगीत समाप्त होता है परंतु नर्तक के द्वारा अपने नृत्य को दर्शाने के पश्चात अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा मतलब दर्शकों से अनुमति ली जाती है, ठीक है, तो ये गद भाव होता है। जुगलबंदी जो होती है ध्रुपद संगीत के साथ होती है। ध्रुपद संगीत के चैप्टर में हमने पढ़ा था ध्रुपद संगीत के बारे में, ठीक है, तो ध्रुपद संगीत का ही इसमें जुगलबंदी की जाती है। इसमें प्रमुख अगर कलाकार देखें तो बिरजू महाराज काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लच्छू महाराज भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सितारा देवी, दमयंती जोशी जी, ये सभी प्रसिद्ध कलाकार हैं कथक नृत्य के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सत्रिय नृत्य। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ठीक है, ये सत्रिय नृत्य की एक चित्रकला है, एक प्रकार से यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया। तो इसका प्रचलन जो है 15वीं सदी में असम के वैष्णव संत शंकरदेव जी के द्वारा किया गया और इसका नाम जो है सत्र के रूप में विदित वैष्णव मठ से ही निकल के आया, ठीक है। वैष्णव मठों को पहले सत्र कहा जाता था, तो उन्हीं से क्योंकि इस नृत्य का उद्भव हुआ तो इसे सत्रिय नृत्य ही कहा जाने लगा। भक्ति आंदोलन से प्रेरित है यह नृत्य, ठीक है। शंकरदेव जी के द्वारा अपने समय में भक्ति का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया था, तो वहीं से यह आंदोलन के रूप में या उसके आंदोलन से प्रेरित होकर सत्रिय नृत्य प्रचलन में आ गया। इसकी विशेषताएं देखें तो असमी नृत्य ओजपाली और देवदासी, इन दोनों का असम मतलब इसमें सामंजस्य होता है, ठीक है। इसके अलावा विष्णु की पौराणिक कहानी का वर्णन किया जाता है। भूकोत, जो भूकोत है जो कि पुरुष भिक्षु का एक समूह होता है, ठीक है, तो इनके द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। वाद्य यंत्र देखें तो ढोल, मंजीरा और बांसुरी होती है, ठीक है। गीत शंकरदेव की जो रचना है, शंकरदेव जी काफ़ी प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, तो इनकी जो रचना है बोरगीत, तो इन्हीं के जो गीत हैं काफ़ी मात्रा में इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। और कदम ताल के साथ तालबद्ध किया जाता है। तालबद्ध शब्दांश और नृत्य मुद्रा पर जोर दिया जाता है। जैसे जैसे संगीत की गति बढ़ती जाती है उसी प्रकार से नृत्य की गति भी बढ़ती जाती है। इसमें
जो लास्य और तांडव है इसको संयुक्त रूप से दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। और हाथ के हाव भाव और कदम ताल के कठोर नियम, अर्थात हाथ और पैर की गति एक साथ होनी चाहिए, इसका प्रमुख रूप से ये इसका नियम ही है, ठीक है। वस्त्र देखें तो इसमें नर जो होता है अर्थात जो पुरुष होता है वो धोती और पगड़ी, और नारी जो है पारंपरिक असमिया वस्त्र पहनती है। आप ये असमिया वस्त्र देख सकते हैं, ठीक है, ये पारंपरिक असमिया वस्त्र है। आभूषण में पट होता है रेशम से बनी हुई धुरी, और चादर और कमर पट्टा, ठीक है। कमर पट्टा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कमर में कुछ बांधा हुआ है पट्टे के जैसा। और वर्तमान समय में इसके दो भाग हो गए हैं, जैसे जिसे ज्ञान, जिसे बयाना नाच और खरमा नाच, ये दो भागों में इसको बांटकर देखा जाता है। अंकीय जो नाट्य है क्षत्रिय का ही एक प्रकार है, ठीक है। हम नाट्य वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस अंकीय नाट्य के बारे में। तो ये क्षत्रिय नृत्य का ही एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक भी सम्मिलित होता है, ठीक है। इसकी भाषा असमिया और मैथिली होती है। असमिया जिसमें ब्रजावली या भावना ब्रज की भाषा जो है प्रमुख रूप से इसमें योगदान देता है, क्योंकि इसमें कृष्ण लीला को ज़्यादा मात्रा में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा विभिन्न नृत्यों को लेकर। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या क्या चर्चा कर ली। तो हमने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया, देख लेते हैं एक बार। तो भारतीय नृत्य विधा के बारे में हमने थोड़ा इतिहास प्राचीन समय में जानने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद नृत्य के स्वरूप के बारे में जाना, रसों के बारे में चर्चा की, भरतनाट्यम नृत्य के बारे में चर्चा की, ठीक है। तंजौर चतुष्क के बारे में चर्चा किया, ठीक है, उसके विभिन्न अवयव देखे भरतनाट्यम के। इसके अलावा हमने कुचिपुड़ी के बारे में अध्ययन किया, कुचिपुड़ी की विशेषताएं देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कथकली की विशेषताओं के बारे में एक एक करके अध्ययन किया, ठीक है, उसके अवयव देखे। मोहिनीअट्टम देखा, उसकी विशेषताएं देखी। ओडिसी नृत्य के बारे में चर्चा की, उसकी विशेषताएं देखी, ओडिसी नृत्य के तत्व देखे, ठीक है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के बारे में चर्चा की, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किया। कथक नृत्य, उसकी विशेषताएं देखी। कथक के घटक देखे, ठीक है। इसके अलावा सत्रीय नृत्य का देखा, उसके विशेषताएं देखी। आगे हमने ये शास्त्रीय नृत्य तक में हमने चर्चा की। तो ये विभिन्न प्रकार के भारतीय नृत्य हुए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।